शालू नॉनवेज की शौकीन, लेकिन ससुराल मिल जाता है शुद्ध शाकाहारी। देख बहू, जो मर्जी इस घर में करना है कर ले, लेकिन नॉनवेज नहीं बनना चाहिए, समझी? जी माँ जी। वैसे मैं पूछना भूल गई, तू नॉनवेज खाती है क्या? नहीं नहीं माँ जी, छी छी छी, नॉनवेज के तो नाम से ही मुझे उल्टी आती है। पता नहीं लोग कैसे खा लेते हैं। मेरा बस चले ना तो मैं तो पूरे देश से ही नॉनवेज खत्म कर दूँ। फिर क्या, सास को बहू का मन पता चल जाता है। वो बहू से देर तक नॉनवेज के खिलाफ बात करती है। सारी बात के बाद बहू जैसे ही कमरे में आती है, वो पति से कहती है, सुनिए जी, सासू माँ से तब से चिकन मटन की बातें करते करते मेरा तो मन कर रहा है जल्दी से मटन खाओ। ए जी, शाम को लेकर चलिए ना कहीं तंदूरी तंगड़ी खिलाने प्लीज़। क्या है यार, शाम को तो मुझे कहीं पार्टी में जाना है। एक काम करता हूँ, तुमको घर में ही दे जाऊँगा, चुपचाप कमरे में खाकर हड्डी को खिड़की से बाहर फेंक देना। बीवी खुश, और क्या चाहिए। सास तो नीचे रहती है, वो आराम से ऊपर बैठकर चिकन उड़ाएगी। बस फिर क्या था, सिलसिला निकल पड़ता है। सास को पता भी नहीं चलता और बहू रोज़ खूब नॉनवेज खाती। फिर एक दिन, बहू, आज मैंने कढ़ी बनाई है, मेरे हाथ की कढ़ी खाएगी ना तो हाथ चाटती रह जाएगी। ओहो, आज तो कल्लू की स्पेशल बिरयानी बनेगी। आज तो मैं कुछ और खा ही नहीं सकती। क्या करूँ क्या करूँ। अब माँ जी, मैं ना आज कुछ नहीं खाऊंगी। वो क्या है ना, जब से मुन्ना हुआ है मुझे डॉक्टर ने हफ्ते में एक दिन कम खाने को कहा है। अब सुबह नाश्ता इतने अच्छे से कर लिया है कि मन ही नहीं कर रहा कुछ खाने का। वाह बहू वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे मुन्ना कहाँ है? माँ जी, वो स्कूल गया है, आता ही होगा। तभी शालू का बेटा घर आता है। मम्मी मम्मी, भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। अरे बेटा, कढ़ी बनाई है दादी ने तेरे लिए, खा ले। नहीं, मैं तो मम्मी वाला पनीर खाऊंगा जो मम्मी खाती है। शालू बेटे की बात सुनकर ही परेशान हो जाती है, क्योंकि जब भी वो मुर्गा या बकरा खाती तो बेटे को कहती कि ये पनीर है। अब शालू डर जाती है। मम्मी का पनीर वो कहाँ है बेटा? बहू क्या कह रहा है ये? माँ जी, वो क्या है ना, ये दवाई नहीं खाता ना तो मैं इसे पनीर के बीच में रख कर पनीर खिला देती हूँ। वो क्या है ना, वो उसी को बोल रहा है पनीर पनीर। अच्छा अच्छा। वैसे बहू, काम वाली बोल रही थी कि हम लोगों के घर के पीछे रोज़ होटल का खाना फेंका होता है। पता नहीं कौन रोज़ रोज़ बाहर का खाना खा रहा है और हमारे घर के पीछे फेंक देता है। शालू के तो लगभग होश उड़ने ही वाला होता है। वो क्या है ना माँ जी, मुझे लगता है कि पड़ोसन सीमा है ना, हाँ वही रोज़ रोज़ खाती होगी बाहर का खाना। अरे वो तो एक नंबर की कंजूस है, वो घर में ही खाना नहीं बनाती तो बाहर से क्या लाएगी? घर में नहीं बनाती क्योंकि बाहर से लाती है ना माँ जी। वैसे भी बाहर भी तो नहीं निकलती, रोज़ रोज़ बाहर का खाती होगी तो पेट खराब ही रहता होगा उसका, और बैठी रहती होगी सारा दिन वॉशरूम में। क्यों माँ जी? बहू की बात से सास हंसने लगती है। वो पोते को खाना पानी देने में बिजी हो जाती है और बहू सीधे भागती है कमरे में और चैन की सांस लेती है। हाँ, चलो कम से कम आज बची तो। मैं तो भूल ही गई थी कि रोज़ रोज़ खिड़की के बाहर हड्डी फेंकती हूँ। वो तो भला हो गली के कुत्तों का जो हड्डी खा लेते, लेकिन थैली, अरे बाप रे भगवान, आज तो बच गई लेकिन फिर नहीं बचूंगी। शाम को पति आता है और हाथ में होता है कल्लू का स्पेशल बिरयानी वाला पैकेट। हाय मेरी शालू, ओ मेरी शालू, ये लो, 1 घंटे की लंबी लाइन में लगकर तेरे लिए स्पेशल बिरयानी लेकर आ रहा हूँ। लाओ लाओ लाओ, मैं तो कब से इंतज़ार कर रही हूँ। पहले जल्दी से दरवाज़ा तो बंद कर लो। बस फिर क्या था, फटाफट बिरयानी निकाल कर बहू खा ही रही होती है कि दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती है। लगता है मुन्ना आ गया है। अरे उसे भी खिला दो ना। अच्छा ठीक है, खोल दो दरवाज़ा। लेकिन ये क्या, जैसे ही दरवाज़ा खुलता है सामने खड़ी होती है सास। सास को देखकर शालू के होश उड़ जाते हैं। मम्मी जी, आप यहाँ मतलब बहू के हाथ में बिरयानी की प्लेट और बहू के हाथ में टंगड़ी देखकर सास को आ जाता है गुस्सा। ये क्या है बहू? तो ये क्या खा रही है?
रिक्की, क्या जवाब है? मम्मी मैं वॉशरूम जा रहा हूँ। रिक्की तो वहाँ से निकल जाता है, लेकिन सास के साथ छोड़ जाता है शालू को, जो कल्लू की बिरयानी के मज़े उड़ा रही थी। लेकिन सास के आने से सारे रंग में भंग पड़ जाता है। तभी पीछे से मुन्ना भी आ जाता है। दादी दादी मैं इस पनीर की बात कर रहा था। मम्मा मैं भी पनीर खाऊंगा, ये वाला। और मुन्ना माँ के हाथ से टंगड़ी लेकर जानवरों की तरह नॉनवेज खाना शुरू कर देता है। कुत्ता बना दिया है मेरे पोते को। कब से चल रहा है ये सब मेरे घर में? और बहू, तू जो बड़ी बड़ी बातें करती थी, आज पता चला कि तू मेरे हाथ की कढ़ी क्यों नहीं खा रही थी। व्रत? अरे ये गंध पूरा घर भ्रष्ट कर दिया। माँ जी, आप ना गलत समझ रही हैं। ऐसा नहीं है जो आपको दिख रहा है। हाँ हाँ, ये जो तू चबा चबा कर खा रही है वो मुर्गा नहीं है, तोरई की सब्जी है ना। नहीं माँ जी, ये तोरई नहीं है, मुर्गा भी नहीं है। ये ना माँ जी वो है। क्या भैंसा? कुत्ता? ये बहू क्या क्या खाती है। और रिक्की, तू मेरे घर को भ्रष्ट कर रहा था, बीवी पर लगाम नहीं लगा पाया। देख लो दोनों मेरे घर से अभी क्या भी। बहू परेशान, करे तो क्या करे। अरे सास तो अब मानने का नाम ही नहीं ले रही है। कैसे उसे समझाए, क्या समझाए। अब तो सास को पागल भी बनाना मुश्किल हो रहा है। तभी रिक्की आ जाता है। रिक्की के हाथ में झाड़ू होती है और वो शालू को मारना शुरू कर देता है। क्या कर रहे हो? रिक्की शालू को आंख मारता है और वो समझ जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। नहीं जाऊंगी मैं, इसके शरीर को नहीं छोड़ूंगी। कैसे नहीं जाएगी मेरे बीवी के शरीर से? निकल यहाँ से। अरे ये क्या हो रहा है? और बहू किसकी आवाज में बात कर रही है? माँ, वो हमारी पुरानी नौकरानी थी ना, वो विमला। हाँ माँ, वो एक दिन ना मुर्गा खा रही थी। गले में हड्डी फंस जाने से उसकी मौत हो गई। तो हर बुधवार को उसकी आत्मा शालू के शरीर में आ जाती है और मुर्गा मांगती है। ना देने पर वो शालू के शरीर पर अत्याचार करती है। माँ, शालू किसी को नहीं कहती थी, लेकिन जब आज मुझे पता चला तो मैंने सोच लिया कि आज तो मैं उसकी आत्मा को परमात्मा से मिला दूंगा। हाय रे, मेरी बहू इतनी मुश्किल में थी और किसी से एक शब्द नहीं कह रही थी। बेटा परेशान ना हो, मैं हूं ना। इस सारे ड्रामे के बीच शालू की नज़र कल्लू की बिरयानी पर पड़ती है और वो फिर से चिल्लाने लगती है। मुर्गा खाना है, मुर्गा। चिकन खाना है, लाओ लाओ। ये क्या है? पुलाव। देखा माँ, इसे तो ये भी नहीं पता है कि ये पुलाव नहीं बिरयानी है। सीधी है ना बेटा, और पता है इसको तो नॉनवेज से नफरत है, नफरत। अरे पर माँ देखो तो सही कैसे खा रही है। और सुबह जब इसे पता चलता है ना कि इसने मुर्गा खाया है, माँ डिटॉल से गरारे करती है, डिटॉल से। सास अपने सामने बहू को मुर्गा खाता देखकर बाहर आ जाती है। माँ मैं भी आता हूँ। हाँ हाँ, कोई बात नहीं बेटा, पर तू ना झाड़ू से ना मारना। वो क्या है ना, बहू तो घर की बेटी होती है बेटी, इसे झाड़ू से मारना ठीक नहीं। तो खा ले बेटा, लेकिन परेशान ना होना। मैं समझ सकती हूँ ये भूत प्रेत का चक्कर। भगवान करमजली नौकरानी मरने के बाद भी हमें चैन से जीने नहीं दे रही। अच्छा होता कि यह भूत मुझ में चढ़ जाता। बहू बेचारी किसी और घर से आई और हम लोगों की परेशानी अपने सर ले रही है। सास के मुंह से ये बात सुनकर बहू को बहुत बुरा लगता है। वो सारी बिरयानी खिड़की के बाहर फेंक देती है। मुंह धोकर सास के पास आती है और सास को सारी सच्चाई बता देती है। माँ जी, मुझसे गलती हो गई, आइंदा ऐसा कभी नहीं करूँगी, मुझे माफ़ कर दीजिए। नहीं बहू, खाना पीना हर किसी की निजी चॉइस होनी चाहिए, इसमें मैं दखल नहीं कर सकती। तुझे जैसा ठीक लगे तो वही। माँ, कल मैं अपनी सहेलियों के साथ घूमने जाऊँ? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। घर में रहो और घर का काम सीखो। लेकिन माँ, मेरी सारी सहेली जा रही हैं घूमने, उनके घर वाले तो उन्हें मना नहीं करते। अरे उनके घर में चलता होगा ये सब। हम अपनी जवान लड़की को कहीं नहीं भेज सकते। जल्दी ही तुम्हारी शादी होने वाली है, फिर जहाँ जाना हो अपने पति के साथ जाना।
ठीक है माँ, नहीं जा रही मैं किसी के साथ कहीं घूमने। अच्छा, अब कम से कम एक मुझे मोबाइल तो लेकर दे। मेरी सारी सहेलियों के पास मोबाइल है, बस मेरे पास ही नहीं है। तुम्हें एक बात समझ में नहीं आती क्या? जो भी करना है अपने ससुराल में करना। अब मेरा दिमाग मत खाओ। किचन में बर्तन रखे हैं, जाकर बर्तन धो लो। संतोष अपनी बेटी अंशिका को बहुत रोक टोक करती है। इसके पीछे एक माँ की चिंता नहीं, बल्कि समाज के द्वारा औरतों के लिए निर्धारित किए प्रतिबंध हैं। अंशिका की शादी जल्द ही कार्तिक से होने वाली है। वो बर्तन धोते हुए सोचती है, माँ मुझे अपनी मर्जी से कुछ नहीं करने देती। अगर मेरे ससुराल वाले भी मेरी माँ की तरह निकले तो? लेकिन कार्तिक जी तो पढ़े लिखे हैं, उनकी सोच माँ की तरह नहीं होगी। वो मुझे मोबाइल जरूर दिला देंगे। अंशिका अपनी उधेड़-बुन में लगी थी, तभी उसकी माँ उसे आवाज देती है, अंशिका, अंशिका, बर्तन ही घिसती रहेगी क्या, या कुछ और भी करेगी? एक तो तुम आजकल की लड़कियों से कुछ काम नहीं होता। जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तो पूरे मोहल्ले के बर्तन धो दिया करती थी। उफ़ो, माँ तो ठीक से कुछ सोचने भी नहीं देती। पिछले जन्म में जरूर हिटलर रही होंगी। बस धो लिए बर्तन, आ रही हूँ माँ। कुछ दिन बाद अंशिका और कार्तिक की शादी हो जाती है। अंशिका अपनी शादी से खुश तो बहुत होती है, लेकिन कुछ दिन बाद ही उसका भ्रम टूट जाता है जब वो अपने पति से मोबाइल के लिए बोलती है, कार्तिक जी मुझे एक मोबाइल दिलवा दीजिए ना। तुम क्या करोगी फोन रखकर? घर में सबके पास फोन है, बस मेरे पास ही नहीं है। मुझे आपसे या अपनी माँ से बात करनी होती है तो मुझे दूसरों का मोबाइल लेना पड़ता है। तो क्या हो गया, जब मैं ऑफिस होता हूँ तब तुम मुझसे बात करने के लिए घर में किसी का भी मोबाइल ले सकती हो। घर में कोई तुम्हें मना नहीं करेगा। और मेरे फोन से अपनी माँ से बात कर लिया करो। अच्छा, तो अब मैं सबसे उनका मोबाइल ही मांगती रहूं? अरे मोबाइल सिर्फ किसी से बात करने के लिए नहीं होता, एंटरटेनमेंट के लिए भी होता है। एक छोटे से फोन में कितनी सारी चीजें होती हैं। अरे तो एंटरटेनमेंट के लिए टीवी है ना, वो देख लिया करो। और तुम्हें तो दिन भर घर पर ही रहना है, तुम फोन रख कर करोगी क्या? आपकी माँ भी तो घर में रहती हैं, उनके पास भी तो है फोन। अंशिका, तुम माँ का नाम बीच में मत लो। माँ बड़ी हैं, उनकी उम्र ज्यादा हो गई है, वो फोन रख सकती हैं। माँ की उम्र ज्यादा है इसलिए वो फोन रख सकती हैं, मेरी उम्र कम है तो मैं फोन नहीं रख सकती? भला ये क्या बात हुई? देखो अंशिका, मेरा मानना है कि लड़कियों को फोन नहीं रखना चाहिए, उन्हें अपने काम से काम रखना चाहिए। बस आगे तुम खुद समझदार हो। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा कार्तिक, तुम इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी ऐसी बात कर रहे हो। अंशिका गुस्से में वहां से चली जाती है। घर में उसकी सास, देवर, ससुर और पति सभी के पास मोबाइल था, लेकिन उसके पास ही नहीं था। जब भी घर में कोई पार्टी होती तो सब अपने अपने फोन से सेल्फी लेते, लेकिन बेचारी अंशिका अपनी सेल्फी भी नहीं ले पाती। और अगर घर में कोई अपने फोन से उसकी सेल्फी ले भी लेता तो वो उसे देख नहीं पाती थी। एक दिन कार्तिक अंशिका को अपना फोन देते हुए कहता है, अंशिका ये लो, तुम्हारी माँ का फोन आया है। आपका मोबाइल है ना, तो आप ही करो बात, मुझे नहीं करनी किसी से बात। अरे कर लो ना बात, माँ क्या सोचेंगी कि तुम उनसे नाराज हो? कार्तिक के बार बार कहने पर वो फोन हाथ में ले लेती है। हेलो माँ, कैसी हो? हाँ बेटा, मैं तो ठीक हूँ, तू बता, तू कैसी है? आपको क्या मतलब मेरे ठीक होने से या ना होने से? आपने तो मेरी शादी करके अपना पीछा छुड़ा लिया ना, अब मेरी चिंता मत किया करो। अरे क्या हुआ बेटा, तू अपनी माँ से इस तरह से क्यों बात कर रही है? सब ठीक तो है ना? दामाद जी से तेरी लड़ाई तो नहीं हुई ना? माँ, शादी से पहले आपने मुझे बहुत बंधनों में रखा, ना मुझे कहीं आने देती थी, ना कहीं जाने देती थी, ना ही मुझे कभी मोबाइल दिया। मैं आपसे कुछ भी कहती थी तो आप मुझसे यही बोलती थी, शादी की बात करना। अरे तो सही तो कहती थी, तुझे जहाँ जाने का मन करे तो दामाद जी को बोल दे, वो तुझे ले जाएंगे। और रही बात मोबाइल की, तो दामाद जी का मोबाइल भी तो तेरा ही मोबाइल है, तू उनका मोबाइल इस्तेमाल कर लिया कर। माँ, आपने मेरे पैरों में बेड़ियां कम डाली हुई थी क्या, जो मेरे पर कतरने के लिए ऐसे इंसान से मेरी शादी करवा दी जिसे मेरी खुशियों की बिल्कुल परवाह नहीं है? आपको पता है, यहाँ सबके पास मोबाइल है, सब डाइनिंग टेबल पर खाते समय मोबाइल पर लगे रहते हैं और मैं सबको देखती रहती हूँ। अरे तो तू सबको बोल दिया कर कि फोन रख दो और मुझसे बात कर लो। जब तू किसी से बात करेगी तभी तो सब तुझसे बात करेंगे ना।
यहाँ पर सब मुझसे सिर्फ काम की बात करते हैं, बाकी समय मोबाइल में लगे रहते हैं। और अच्छा होगा कि आप भी मुझे कॉल ना किया करें। ये बोलकर अंशिका फोन काट देती है। फिर कार्तिक अंशिका को समझाता है। तुम्हें माँ से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, आखिर वो तुम्हारी माँ है, उन्हें बुरा लगा होगा। कार्तिक जी, इस समय आप तो मुझसे बिल्कुल बात मत कीजिए, मेरा दिमाग बहुत खराब है। कार्तिक चुपचाप वहां से चला जाता है। अगली सुबह अंशिका की सास उसे कहती है, बहू, मेरी बहन के घर से फोन आया है, उसकी तबीयत बहुत खराब है, मुझे जाना होगा। लेकिन आप जाओगी किसके साथ? ससुर जी और देवर जी तो शहर से बाहर गए हैं। मैं तेरे और कार्तिक के साथ चली जाऊंगी। माँ, घर अकेला छोड़कर नहीं जा सकते, किसी न किसी को तो रुकना पड़ेगा ना। ठीक है, मैं कार्तिक के साथ चली जाती हूँ। रात को कार्तिक अपनी माँ को लेकर चला जाता है। वो दोनों 2 दिन बाद वापस आते हैं तो देखते हैं कि उनके घर के बाहर पुलिस खड़ी है और लोगों की भीड़ जमा है। कार्तिक ये देखकर बहुत हैरान होता है। वो इंस्पेक्टर से पूछता है, क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब, आप लोग यहाँ कैसे? आपके घर में आग लग गई थी और आपकी पत्नी घर में अकेली थी। आपकी पड़ोसियों ने हमें कॉल करके बुलाया है। आपकी वाइफ जख्मी हो गई है, उन्हें अस्पताल लेकर गए हैं। कार्तिक फौरन हॉस्पिटल पहुंचता है। अंशिका को देखकर वो उसके पास जाता है। अंशिका के हाथ और माथे पर पट्टी बंधी थी। कार्तिक अंशिका से पूछता है, क्या हुआ अंशिका, तुम ठीक तो हो ना? घर में आग कैसे लगी? पता नहीं, मैं घर में अकेली थी, मुझे कुछ जलने की स्मेल आई तो मैं किचन में गई, वहाँ आग लगी हुई थी। मैंने मदद के लिए बहुत आवाज़ लगाई लेकिन किसी ने मेरी आवाज़ नहीं सुनी। मैंने आग बुझाने की बहुत कोशिश की पर मैं अकेली थी। देखते ही देखते सारे घर में आग लग गई और मैं बेहोश हो गई। मुझे माफ़ कर दो, ये सब मेरी वजह से हुआ। अगर तुम्हारे पास फ़ोन होता तो तुम मदद के लिए किसी को भी बुला सकती थी। मैं कल ही तुम्हारे लिए फ़ोन लेकर आऊँगा। नहीं चाहिए मुझे फ़ोन, और आप मेरी चिंता मत कीजिए। अच्छा होता इस हादसे में मैं मर जाती। वैसे भी आप लोगों को मेरी कोई परवाह नहीं है। अरे ऐसे कैसे परवाह नहीं है? अब तो मैं तुम्हें सबसे महंगा वाला फ़ोन दूंगा। अंशिका, मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूँ। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। कुछ दिनों बाद अंशिका ठीक हो जाती है। घर में आग लगने की वजह से कार्तिक घर में बहुत काम करवाता है, जिसकी वजह से उसका बजट बिगड़ जाता है। लेकिन फिर भी कार्तिक अंशिका को एक फोन गिफ्ट देता है, जिसे देखकर अंशिका बहुत खुश होती है। नियति एक मॉडर्न परिवार में पली बड़ी लड़की थी। उसकी शादी अभिमन्यु के साथ हुई। अभिमन्यु का परिवार भी शहर में ही रहता था, लेकिन अभिमन्यु के परिवार वाले काफी पुराने ख्यालों के लोग थे। अभिमन्यु के परिवार में अभिमन्यु की माँ उर्मिला के साथ साथ अभिमन्यु की दादी भी रहा करती थी। अभिमन्यु की माँ और उसकी दादी दोनों ही काफी पुराने ख्यालों की थी। नियति एक ऑफिस में अच्छी नौकरी किया करती थी। उसे रोज सुबह ऑफिस जाना होता था। एक दिन ऑफिस जाने से पहले, मम्मी जी, आज मेरे ऑफिस में एक बहुत जरूरी मीटिंग है, मुझे थोड़ा जल्दी जाना होगा। ठीक है बहू, जल्दी जाना है तो कोई बात नहीं, पर ये बता कि खाने की पूरी तैयारी करके जा रही है या नहीं? हाँ मम्मी जी, सब्जी काट कर रख दी है, आटा भी लगा दिया है, बाकी दाल आप प्लीज बना लीजिएगा ना। बस इसीलिए मॉडर्न लड़की से शादी नहीं कराना चाहती थी मैं अपने अभिमन्यु की। आजकल की लड़कियां ना अपनी सास पर आर्डर चलाती है। अरे तुम्हें ऑफिस जाना है तो जाओ, लेकिन घर का काम तो करना ही पड़ेगा ना। आप सही कहती हैं माँ जी, मुझे देखिए इतने साल हो गए, मैं भी तो आपकी बहू हूँ। मजाल जो घर का काम किए बिना इस घर से कदम भी बाहर रख दूं। आई एम सॉरी मम्मी जी, लेकिन आप जॉब नहीं करती ना, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, मेरी बहुत ज़रूरी मीटिंग है, बाहर से क्लाइंट आ रहा है, मैं शाम को आकर सारा काम कर दूंगी। अच्छा ठीक है, लेकिन आगे से ध्यान रखना, इस तरह की लापरवाही मेरे घर में नहीं चलेगी। अरे मम्मी, आपको तो पता है ना नियति जॉब करती है, ये कोई नई बात थोड़ी ना है। जाने दीजिए उसे, वैसे भी सारा काम तो कर चुकी है। देखा, अब ये भी अपनी बीवी की जुबान बोलने लगा। आजकल के लड़के भी ना बीवी आई नहीं और बस उसी के पल्लू से बंधे रहना चाहते हैं। अरे जाओ भाई जाओ, ऑफिस जाओ। शाम को नियति ऑफिस से लौट कर आती है। आ गई महारानी, आप जा करके बना लो खाना,
सुबह का काम तो मैंने कर ही लिया था। आप जल्दी से करो वरना तुम्हारी दादी बहुत नाराज हो जाएगी। हाँ मम्मी जी, बस 2 मिनट, पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अभी आकर किचन का काम करती हूँ, बस कपड़े चेंज कर लूँ। काम के नाम पर तुम्हारे पेट में दर्द होने लग जाता है। ये भी सही है भाई। नियति कपड़े चेंज करके रसोई में खाना बनाने के लिए घुस जाती है। ठीक उसी वक्त अभिमन्यु नियति को आवाज देता है। अरे नियति, अगर घर के काम से फ्री हो जाए तो बताना, पास वाले मंदिर चलकर आते हैं। बहुत दिनों से गया नहीं हूँ। तुम खाना बना लो, फिर साथ में चलते हैं। नहीं अभिमन्यु, आज मैं आपके साथ मंदिर नहीं चल सकती, फिर कभी चलते हैं। देख ले भाई, मॉडर्न बीवी एक बात नहीं मानती। दादी वो बात नहीं है, एक्चुअली मैं मंदिर नहीं जा सकती, मेरे पीरियड्स आए हुए हैं। हे राम, ये क्या गजब कर दिया तुमने। अगर ये बात थी तो फिर रसोई में क्या कर रही है? चल चले बाहर, निकल निकल बाहर। अरे पागल हो गई हो क्या बहू? अगर ये बात थी तो बताना चाहिए था ना। अब देखो, मुझे पूरी रसोई को पवित्र करना पड़ेगा गंगा जल छिड़क के। जल्दी बताओ, तुमने किस किस चीज को हाथ लगाया है? आप लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं जैसे मैं कोई अछूत हूँ? खाना ही तो बना रही थी, कहा तो था आपसे कि पेट में दर्द हो रहा है। अरे तो मुझे क्या पता था कि इस वजह से पेट में दर्द हो रहा है। मुझे लगा ऑफिस में कुछ खाया होगा उल्टा सीधा। अब जा, रसोई से बाहर जा और बाहर जाकर बैठ। और सुन, ये अपनी प्लेट पकड़, वहां नीचे सामने जमीन पर बैठकर खाना, किसी को हाथ मत लगाना। लेकिन मम्मी जी हुआ क्या है? मैंने आखिर किया क्या है? अरे कैसी लड़की हैं, इतना भी नहीं समझती कि महीने के इन दिनों में रसोई के अंदर जाना मना होता है। लेकिन अगर मुझे कुछ खाने को चाहिएगा, पानी पीना होगा तो मुझसे कहना, मैं दे दूंगी। तुम्हारे बर्तन अलग रहेंगे। और हाँ, अपने बेडरूम में बेड पर मत सोना। अभिमन्यु के पास सोने की कोई जरूरत नहीं है। 3-4 दिन जमीन पर बिस्तर लगाकर सोना। अरे ये क्या बात हुई? मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मेरी बैक में पेन हो रहा है। इस टाइम पे तो मुझे बेड पर सोने की ज़्यादा ज़रूरत है, आराम की ज़रूरत है। और आप लोग कह रहे हैं कि मुझे ज़मीन पर बैठना है, ज़मीन पर सोना है। अभिमन्यु, क्या हो रहा है ये सब? देखो नियति, मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकता यार, प्लीज समझ जाओ ना। नियति खाना खाकर अपने कमरे में आती है और चुपचाप जमीन पर सोने लगती है। नियति अपने सास की बातें सुनकर बहुत दुखी थी। अभिमन्यु, ये क्या तरीका है? अब मुझे बार बार पीने का पानी भी मम्मी जी से मांगना होगा। उसकी कोई जरूरत नहीं है। ये जग में भर के पानी मैंने यहाँ पर रख दिया है, तुम ये पी लो। और कुछ भी चाहिए तो प्लीज मुझे बता देना। ठीक है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई अछूत हूँ जो घर की किसी चीज को टच भी नहीं कर सकती। मंदिर में नहीं जाते ये तो मैंने सुना था, लेकिन घर के अंदर इस तरह से रहना, ये सब मुझे बिल्कुल पता नहीं था। अगली सुबह नियति तैयार होकर अपने कमरे से बाहर आती है। वापस जाओ अपने कमरे में जाओ। आंखें बंद करो जल्दी से अपनी। क्या हुआ दादी? आप यहाँ आंगन में बैठकर कपड़े चेंज कर रही हैं क्या, जो मुझे आंख बंद करने के लिए कह रही हैं? अरे मुझसे मजाक करने की जरूरत नहीं है। देखती नहीं तेरी सास आंगन में अचार बना रही है। हाँ तो ठीक है ना दादी, मैं कौन सा मम्मी जी का अचार लेकर भाग रही हूँ। अरे मोटी बुद्धि भाग नहीं रही है, कभी महीने के उन दिनों में है। ऐसे दिनों में अगर तेरी नजर भी अचार पर पड़ गई ना, सारा खराब हो जाएगा। अरे लेकिन मेरे पीरियड्स में होने से आपके हाथ का बना हुआ अचार खराब हो जाएगा, ये क्या लॉजिक हुआ? ऐसा कब से होने लग गया? दादी जैसा कह रही है वैसा करो। या तो चुपचाप अपने कमरे में जाओ या फिर सीधे ऑफिस निकलो। लेकिन मुझे ब्रेकफास्ट करना है, कुछ खाना है, और मैं अपने हाथ से कुछ ले भी तो नहीं सकती जब तक आप नहीं देंगी। मैं कुछ खा नहीं लूंगी तब तक ऑफिस कैसे जाऊंगी? हे भगवान, कैसी बहू गले पड़ी है। अच्छा ठीक है, बाहर गैलरी में जाकर बैठो, वहीं मैं प्लेट पे खाना लगा कर देती हूँ। अपने ही घर में अछूतों जैसा बिहेवियर, समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है। अपने ससुराल वालों की ये सारी बातें सुनकर नियति को बहुत अजीब लग रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, और इसीलिए अगले दिन शाम के वक्त परेशान होकर नियति अपनी सास के पास गई और उनसे पूछने लगी, मम्मी जी मुझे ना ये सारी बातें समझ में नहीं आती।
अगर कोई औरत महीने के उन दिनों में होती है तो उसे रसोई में जाने से, किसी भी चीज को हाथ लगाने से मना क्यों करते हैं? और दादी को देखिए ना, वो तो सीधे चिल्लाना ही शुरू कर देती हैं। देख बेटा, तुझे तो इस बात पर खुश होना चाहिए। और वैसे ना ये बात गलत भी नहीं है। वो क्या है ना, पुराने जमाने में कुछ नियम औरतों की सहूलियत के लिए बनाए गए थे। इन 3-4 दिनों में औरतों को बड़ी परेशानी होती है और इसीलिए उन्हें रसोई के काम से दूर रखा जाता है, ताकि उन्हें रसोई में काम न करना पड़े। सीधी सी तो बात है। अरे वाह मम्मी जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब मैं गलत समझ रही थी। मतलब मेरी हेल्थ यानी कि औरतों की हेल्थ के पर्पस से ही नियम बनाया गया है। और नहीं तो क्या, मैं दादी के सामने तुझे कुछ कह नहीं सकती ना, इसलिए तुझे ये बात समझा नहीं पाई, पर अब तो समझ में आ गया ना। अब कुछ दिनों बाद सब कुछ पहले जैसा हो गया। इसी तरह समय बीता और कुछ महीनों बाद अचानक से उर्मिला की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। दादी की उम्र बहुत ज्यादा थी, वो वैसे भी घर का कोई काम नहीं करती थी और नियति एक बार फिर से अपनी पीरियड्स में हो गई थी। अब उसके सामने प्रॉब्लम ये थी कि घर का काम कौन करेगा। अब जमाने के हिसाब से पुराने नियमों को भी बदल देना चाहिए। कोई बात नहीं नियति बेटा, तू जा रसोई में काम कर ले। लेकिन दादी, ऐसे टाइम में मेरे पेट में बहुत दर्द होता है। मुझसे खड़े होकर खाना बनाना और बाकी के सारे काम करना पॉसिबल नहीं हो पाता। और आप ही तो कहती थी ना, ऐसे वक्त में रसोई के अंदर भी नहीं जाना चाहिए। तो अब क्या करे, तेरी सास की तबीयत इतनी खराब है, तू खाना नहीं बनाएगी तो कौन करेगा काम? दादी, हम बाहर से खाना मंगवा सकते हैं या किसी कुक को बुला सकते हैं। और देखिए ना, ऑफिस का काम करना और फिर पीरियड्स के टाइम में घर का सारा काम करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है दादी। बहुत थक जाती हूँ मैं। हाँ दादी, नियति ठीक कह रही है। पहले तो जब माँ सारा काम कर लेती थी तो नियति को किसी भी चीज़ को टच तक नहीं करने देती थी, और अब अगर मम्मी की तबीयत खराब है तो हम नियति की हेल्थ को भी तो इग्नोर नहीं कर सकते ना। मुझे ज़्यादा ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है बेटा, जैसा मैं कहती हूँ वैसा कर। बाद में हम गंगाजल छिड़क कर रसोई को पवित्र कर देंगे। अभी खाना बनना बहुत ज़रूरी है। कितने कमाल की बात है ना, हम अपने हिसाब से कैसे पल में नियमों को बदल देते हैं। पहले हम पीरियड्स के टाइम में औरतों को किचन में नहीं जाने देते और उन्हें ऐसा फील करवाते हैं जैसे वो अपने ही घर में अछूत हैं। और उस वक्त ये कहा जाता है कि ऐसे नियम तो औरतों की हेल्थ को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। लेकिन हम ये भी नहीं देखते कि आजकल की औरतें ऑफिस का भी काम करती हैं, घर से बाहर भी जाती हैं और महीने के उन दिनों में भी हर वो काम करती है जो नॉर्मल डे को या डेली लाइफ में करती है। यानी कि ज़माना चाहे पुराना हो या नया, कुछ ना कुछ अलग नियम बनाकर हम औरतों को कभी मेंटली और कभी फिजिकली परेशान करते ही रहते हैं। और ऊपर से कहते हैं कि सारे नियम और कायदे औरतों के हित के लिए ही बनाए गए हैं। कमाल है। चलो, आप इतना बोल रही हैं तो चली ही जाती हूँ मैं रसोई में। नियति रसोई में जाती है और अचानक वहां से बाहर झांकते हुए बोलती है, अरे दादी, मैं बताना भूल गई, गंगा जल खत्म हो गया है।